तो आज हम लोग देखेंगे कि रूट अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, या रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि वैसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा, लेकिन शांत होगा तो ये तो सही है, ठीक। तो परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव प्रसार अगर अशांत हुआ तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। किसी भी कोई भी अशांत दशमलव प्रसार या तो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। आवर्ती से हमारा मतलब है कि बार बार वही आना, जैसे 2.456456456 ये बार बार आ जा रहा है, 456 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.456 ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ठीक। तो हम कह देंगे कि ये दशमलव प्रसार इसका अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, बार बार एक ही संख्या आ रही है। या फिर दशमलव प्रसार इस तरीके से भी होता है कि 2.413234531 इस तरीके से पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें आती जाती हैं, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हमने लगा दिया, ठीक। तो ये बार बार अलग अलग जैसी चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आती चली जा रही हैं, ठीक। तो ये अशांत अनावर्ती हुआ, मतलब आवर्ती मतलब बार बार आना, अनावर्ती मतलब अलग अलग, मतलब कि दोहराना नहीं, ठीक। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। एक तो अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, दूसरा इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक। तीसरी बात, इनको वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है, ठीक। तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, मतलब वैसी सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसको अगर हम मिटा देते हैं तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सिद्ध करने के लिए कि रूट 2 एक सिद्ध करें। हमारे पास प्रश्न आता है, प्रश्न सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे इसके लिए देखिए, हमारा प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए बिल्कुल उल्टा हमने मान लिया। देखिए कोई भी चीज़ होने के लिए, किसी भी चीज़ के होने के लिए तो बताना मुश्किल है कि हो सकता है,
ये, लेकिन नहीं होने के लिए तो एक ही कारण काफ़ी है। इसीलिए तो हम इसको मान रहे हैं कि माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए मान लेते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है यहाँ पे। अब फिर हम क्या करते हैं कि तो माना रूट 2 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, तथा q और p, या फिर p और q ऐसे लिख देते हैं, p और q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्याएं का मतलब ये होता है कि इनका एक को छोड़कर और कोई मौसा नहीं है, यानी एक से छोड़कर किसी भी संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रहे हैं एक साथ, ठीक। इनका मौसा एक और केवल एक ही है। वैसी संख्याओं को सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसको देखा था। तो अब देखिए अगर ये ऐसे है तो हम क्या इसको रूट 2 क्यू लिख नहीं सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। क्यों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हम जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रूट 2 का जब हम वर्ग करते हैं तो 2 ही आता है। कोई भी संख्या जो वर्गमूल के अंदर है, यानी रूट के अंदर है, वही संख्या अगर 2 बार हो तो उनका अगर गुणा किया जाता है तो वर्गमूल निकल जाता है ऊपर। जैसे रूट 2 है गुणे रूट 2 है, एक जैसी संख्या है, 2 बार आई तो ये बाहर हो गई, ठीक। जैसे रूट 3 है गुणा किए रूट 3 से, ये बाहर आ जाएगा। जैसे रूट 5 है गुणा किए रूट 5 से, तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन रूट 2 है गुणे रूट 2 है फिर गुणे रूट 2 है, तो देखिए 2 बार में तो ये बाहर आ गया, लेकिन फिर एक बार ये फंस गया। तो जो बाहर आ गया उसको बाहर, जो फंस गया उसको फंसा रहने देते हैं। इस तरीके से हमारा होता है, ये आपको पता होगा, ठीक। तो अभी हमारा क्या है कि ये बाहर आ गया, वर्ग किए तो ये बाहर आ गया और q का स्क्वायर लग गया, जबकि यहाँ पे p का स्क्वायर लग गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर अब हम क्या करते हैं, देखिए q स्क्वायर को यहीं पे रहने दे, या फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस वाले हिस्से को। इस वाले हिस्से की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने समझाया था आपको, ठीक। यहाँ से स्पष्ट है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से गुणा हुआ है q स्क्वायर में, तभी तो p स्क्वायर आया। देखिए ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, मैंने जोर देके कहा था कि ये चीज़ आप हम याद रखिएगा, आगे काम देगा। तो अभी काम दे रहा है ये, ठीक। कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। आइए ना देखिए, जैसे ये मान लीजिए 10 जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, तो ये भी 5 से विभाजित है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 10 भी 5 से विभाजित होगा ही होगा। ये बात है, ठीक। तो देखिए, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, इतनी बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। फिर अब देखिए, यहाँ से स्पष्ट है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो p भी 2 से विभाजित
होगा। अतः P बराबर 2m लिख सकते हैं। P बराबर 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये हमको लिख देना होगा। m कोई संख्या होगी जिसमें 2 से गुणा करने पर p आता होगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा हो गया कथन 1। अब इसी कथन 1 में p का मान रखने पर, कथन 1 में जब p का हम मान रखते हैं तो देखिए 2q² बराबर, अब p की जगह पर हम 2m रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि 2q² = 4m² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये देखिए ये 2 से ये 4 उड़ जाएगा 2 बार में, भाग लग जाएगा ना है? तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि q² बराबर हमारे पास हो जाएगा 2m²। हो गया। यहां से स्पष्ट है कि q² 2 से विभाज्य है। जैसे ये विभाजित हो रहा है वैसे वो भी विभाज्य हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो विभाज्य है या विभाजित होता है। अतः q भी 2 से विभाज्य है। ठीक, परंतु यहां पे तो ये गड़बड़ हो गया ना। हमने तो कहा था कि p और q दोनों का एक को छोड़ के और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो नहीं सकता है। ठीक, हमने तो यही कहा था ना कि सभाज्य संख्या यानी कि उनका मौसा 1 होगा और कोई उभयनिष्ठ, एक को छोड़कर और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया, तो लेकिन हमारी मान्यता थी कि P और Q सअभाज्य हैं, सअभाज्य हैं, अर्थात P तथा Q का एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। अतः √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। p/q को √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है।
इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कितनी आसानी से विरोधाभास विधि से हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से हम लोग √3 और √5 या √7 जो भी हो वो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए हमने किया क्या। हमने मान लिया कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो p/q के रूप में हमने लिख दिया। p/q जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि ये सब मौलिक रूप है इसका, यानी कि अब ये और नहीं कटेगा p/q। यहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, तथा p और q सअभाज्य संख्या। सअभाज्य होने का मतलब है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो अब हम इसको गुणा कर देंगे तो √2 बराबर p हो जाएगा, और दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से वर्गमूल हटाना है, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा। यहाँ से हमको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि p² जो है 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि 2 से q² में गुणा हो रहा है तब तो p आ रहा है, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए q² बराबर p²/2 लिख सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि p² 2 से विभाजित है। अब अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, ये तो हमने पहले पढ़ा था। तो बस p भी 2 से विभाजित होगा। अब जब p 2 से विभाजित होगा तो हम मान लेते हैं कि 2 में किसी संख्या m से गुणा करेंगे तो p आएगा। वो संख्या m जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। वो हमें नहीं पता है कि क्या है धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि स्पष्ट ये भी तो नहीं है ना कि p क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 में कितने से गुणा करें कि p आ जाए, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो p आएगा, ये हमें पता है, इसलिए m मान लेते हैं, वो संख्या m होगी। ठीक, अब 1 में, ये जो हमारा कथन 1 है, इसमें हम p का मान रख देते हैं। जब 1 में p का मान रखते हैं तो हम देखते हैं कि 2q² बराबर p² की जगह पर 2m का स्क्वायर हो जाता है। तो जब 2m का स्क्वायर होता है तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, m² हो जाता है। अब 2 से 4 कैंसिल होता है 2 बार में, तो 2m² हो जाता है। यहाँ q² बराबर 2m² हो जाता है। अब यहाँ से भी ये स्पष्ट होता है कि भाई q² 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा? कि m² से गुणा करने पर मिल रहा है q²। तो जब m² से गुणा करने पर q² मिल रहा है, इसका मतलब है कि q भी 2 से विभाजित होगा। अगर q का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन हमारी मान्यता थी कि p और q तो क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो एक को छोड़ के इसका और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हो गया। अब क्या करें? इसका मतलब कि हमने ही गड़बड़ सोचा होगा। ठीक, तो यहाँ विरोधाभास हो गया भाई। हमने तो वहाँ पे दूसरा कुछ सोचा था कि p/q जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मूल रूप में है, एक को छोड़कर इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो नहीं सकता। यहाँ पे तो 2 1 पता नहीं कहाँ से चला आया। तो बस अब हम लोग कह देंगे कि तो भाई √2 को p/q के रूप में लिखना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या हमने जो माना था उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, √2 परिमेय संख्या नहीं है। बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से हम √3 और √5 या √7 को परिमेय संख्या नहीं दर्शा सकते, यानी कि अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, दर्शा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में कक्षा 10 के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।